हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अपन आज का टॉपिक जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को लेके। जैसे कि ये टॉपिक का जो हेडिंग है वो है करंट डेंसिटी। बेसिक टर्म्स है जो जनरली आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ये टॉपिक को स्टडी करते वक्त। करंट डेंसिटी क्या होता है, ये वाला टर्म सेमीकंडक्टर्स में भी काफ़ी बार यूज होगा। ओके, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है जे। कई लोग इसको स्मॉल जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जे करंट डेंसिटी। ओके, और मैं भी करता हूँ, वो कई लोगों में से मैं भी। तो स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं करंट डेंसिटी। करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया of perpendicular cross section is named current density, is named current density. Current passing through per unit cross sectional area and is perpendicular to cross section is named as current density. मतलब अगर मैंने एक बनाया, जैसे दो सरफेस एरिया, एक ही वायर को मैंने दो तरीके से काटा, ठीक है। तो एक वायर को ऐसे, एक वायर को ऐसे, एक नॉर्मल काट के दिखा दिया, एक आपको एक टेढ़ा काट के दिखा दिया। दोनों तरीके बता दूंगा लेना कैसे है। जैसे नॉर्मल है, करंट इस तरीके से पास हो रहा है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो जे जो होता है, जे वो होता है आई बाय ए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और करंट जो होता है वो जे डॉट ए होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, इसको अपन ऐसा ही बोल सकते हैं, जे ए कॉस थीटा। तो जे इज इक्वल टू आई बाय ए कॉस थीटा। जे इज इक्वल टू आई बाय ए कॉस थीटा। जे इज इक्वल टू आई बाय ए कॉस थीटा। सिंपल, क्योंकि ए कॉस थीटा आपको लेना जरूरी है, क्योंकि करंट अगर इस तरह से फ्लो हो रहा है तो ए और करंट के इस पे जो डायरेक्शन है, करंट डेंसिटी, वो करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर एरिया लेना आपको जरूरी है। करंट के डायरेक्शन से एरिया परपेंडिकुलर लेना आपको जरूरी है, रादर देन एरिया को करंट को आप परपेंडिकुलर थोड़ी ले सकते। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो आपको, जैसे मान लो एरिया है ये वाला, तो करंट ऐसा है, तो एरिया का एरिया का कंपोनेंट अलोंग करंट लेना पड़ेगा। एरिया का कंपोनेंट अलोंग करंट। समझ में आया यहाँ तक? बोलो। तो ये सिंपल इतना सही डेफिनेशन है करंट डेंसिटी। इसको इतना सही यही तरीके से सॉल्व किया जाता है। और आप ये फॉर्मूला याद रखना, जे डॉट ए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दो फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आपको मदद करेंगे सॉल्व करने में कोई भी चीज़। ओके, जैसे इसके ऊपर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम्पल लिखो, कैलकुलेट, सॉरी, एग्जाम्पल से पहले एक पॉइंट लिख लो। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी
is a vector quantity, vector with direction in direction of flow of electric current, flow of electric current, direction of flow of electric current, direction of flow of electric current। सही है। फिर इसी के साथ एग्जाम्पल भी लिख लो, अभी बताया था करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो आपको उसको उसी तरीके से देखना पड़ेगा। ओके, तो फिर एग्जाम्पल लिख लो, कैलकुलेट करंट passing through cross section of area S vector is equal to 2I plus 3J into 10 की पावर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर according to current density of 4I एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट बताओ, फटाफट किस तरह से सॉल्व होगा ये। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है, आपको एक ही अभी सिखवाया था मैंने। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा और लिखा, बोलो। तो करंट सीधा होता है जे डॉट एस, जे डॉट ए। अब देखो जे कितना है, 4I डॉट 2I प्लस 3J इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -4। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -1 एम्पियर। तो आप सीधा बोल सकते हैं 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर सीधा आप बोल सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल, करंट ऑफ I is passing hollow cylindrical conductor along its length, current of I is passing through hollow cylindrical conductor along its length. Inner cylinder outer radii of its cross section A and B respectively. Inner cylinder, inner and outer radii of cross section A and B, correct, respectively. Calculate current density. Calculate current density। मतलब ये थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आप सिंपल इतना समझ लो कि ये सिलेंडर है, हॉलो है, करेक्ट। आउटर रडाई इसका बी है, इनर रडाई इसका ए है, ऐसा, करेक्ट। आउटर रडाई और इनर रडाई है ये, ठीक है। तो J इज इक्वल टू
आई बाय ए, जे इज इक्वल टू आई बाय ए, तो आई क्या होगा ये, तो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपल, ये है करंट डेंसिटी। जे इज इक्वल टू आई बाय ए, ठीक है, इज इक्वल टू आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है, तो ये पॉइंट आपको यहां तक समझ गया। सिंपल। फिर आता है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन का सिंपल इतना ही सिग्निफिकेंस था कि करंट इस डायरेक्शन के अलोंग जा रहा है आई, और आई अगर इस डायरेक्शन में अलोंग जा रहा है, जैसे यहाँ पे आई अपन ने कैपिटल आई लिया हुआ है, इस डायरेक्शन के अलोंग जा रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ही है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में जाएंगे तो आई अपॉन ए। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर इज solid cylinder there is a solid cylindrical wire of radius of cross section r, of cross section r. Current through the wire is according to current density, is according to current density of J is equal to J naught 1 minus ये J naught 1 minus R by R, where J naught is constant, and R is equal to radial distance, radial distance from axis of wire. Calculate current through wire. Calculate current through wire. ये इस टाइप का एग्जांपल है। देयर इज अ सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर, current through the wire is according to the current density A, where J naught is constant, R is radial distance from axis of current. Calculate the current through wire. मतलब आप एक चीज समझ लो कि ये जो है, ये सिलेंडर इस तरह से है, करंट ऐसा है, और ये ऐसे आर स्मॉल आर, ये ऐसे स्मॉल आर। करेक्ट। यहाँ पे ऐसा ये स्मॉल आर, तो अपने को ऐसा देखना है। तो मेरे हिसाब से अगर करंट की आपको बात करनी है, तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो यहां से आर डिस्टेंस पे क्या हम मान सकते इतने एरिया के लिए, आर डिस्टेंस पे डी आर एरिया के लिए क्या करंट डेंसिटी कांस्टेंट है? तो अपन इतने से का करंट अगर देखें, डी आई इज इक्वल टू जे नॉट 1 माइनस आर बाय आर इंटू 2 पाई आर डी आर, ये है करंट डेंसिटी, इंटू 2 पाई आर डी आर, ये है करंट थ्रू दिस वायर, दिस एरिया, छोटे से एरिया के लिए ये करंट है।
समझो पॉइंट को कि क्वेश्चन को किस तरह सोचा गया। उसने क्या बोला, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला करंट डेंसिटी ये है, ये आर पे डिपेंड कर रहा है और आर अंदर से बाहर तक बढ़ रहा है। करेक्ट, आर अंदर से बाहर तक बढ़ रहा है। तो अपन ने क्या किया, एक छोटा सा माना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने बोला आर डिस्टेंस, आर रेडियस पे छोटे से डी आर एलिमेंट पे लिए क्या हम करंट डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं? यस। तो मैंने क्या किया, डी आई इज इक्वल टू जे नॉट 1 - r/r। फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 2πr dr, 2πr dr। सिंपल। तो ये करंट है। तो करंट को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखना ध्यान से। इसको अपन सीधा बोल सकते आई, फिर जे नॉट 2π, जे नॉट 2π, फिर ये हो जाएगा 0 से r तक, फिर ये हो जाएगा r²/2, r²/2, फिर ये माइनस 1/r, r³/3, 0 से r, r³/3, 0 से r। तो ये हो जाएगा 2π/J0 r²/2 माइनस r²/3, r²/2 माइनस r²/3। सिंपल। तो ये हो जाएगा πr²J0/3, πr²J0/3। सिंपल, πr²J0/3। इस तरह से ये होगा। बोलो, करंट डेंसिटी तक, यहाँ तक आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जे डॉट ए अगर आपको देखना है तो जे डॉट ए ऐसे देखा जाता है। अगर आप स्मॉल एरिया अगर मानते भी इधर, तो ये स्मॉल एरिया इस डायरेक्शन में होता, स्मॉल एरिया इस डायरेक्शन में होता। करेक्ट। तो अगर आप मानते भी तो स्मॉल एरिया को इस डायरेक्शन में ही मानना पड़ता। ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग अपन देखेंगे, दैट इज थर्मल स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग अपन देखेंगे इस लेक्चर में। जैसे पहली हेडिंग अपन ने देखी करंट डेंसिटी, फिर नेक्स्ट हेडिंग अपन देखेंगे, ये छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देंगे। थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड। ठीक है, देखो देखो वैन, थोड़ा सा लिखना, थेरोटिकल टॉपिक्स है। आज का लेक्चर भी पूरा थेरी बेस्ड ही है, जिसमें मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि कौन से टर्म्स को किस तरह देखना है, कैसे लेना है, क्या क्या समझना है। अगर वो टर्म्स आपके सामने आई हुई है तो वो टर्म्स को किस तरह समझते। व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस across conductor, then free electrons inside the conductor move randomly with thermal speed। आप समझो कि अगर कोई वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब ये है क्या कि उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करता। बोलो, जैसे इसका रीजन कैसा है आप समझो बात को। जैसे अगर ये मान लो कंडक्टर है, ठीक है, करंट कैसे फ्लो होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये मान लो इलेक्ट्रॉन, अब मान लो कोई कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया हुआ है। अब वायर ऐसे ही रखा हुआ है तो वायर को छूते नहीं क्या तुम लोग? वायर ऐसे ही रखा हुआ है तो वायर को छू लेते क्या? ऐसी खाली वायर से भी क्या करंट निकलने लगता क्या? नहीं,
खाली वायर से भी क्या करंट निकलता क्या? नहीं। तो आप क्या करते, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर जाता, इधर जा रहा, ऐसे घूम रहा, इधर चल जा रहा, इधर चल जा रहा, फिर वापस जगह पे आ जा रहा। मतलब जहां से निकला था वापस वहीं, जहां से निकला था वापस वहीं। मतलब अगर मान लो इफ नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, if no potential difference is applied, is applied, then net displacement, net displacement of electron, then net displacement of electron is zero. Therefore, no current. Therefore, no current. If no potential difference is applied, then net displacement of electron is zero. Therefore, no current. Therefore, no current. आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर नो करंट। ठीक है। अब बट इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो सोचने वाला पार्ट क्या है? सोचने वाला पार्ट क्या है? ये है कि इसके पास स्पीड है। अब मूव तो हो रहा है, इसकी स्पीड तो भयानक होती है, वो 10⁴ 10⁵ के टर्म्स में होती है वो। मतलब मान लो तुम 5000 मीटर पर सेकंड से तो 10,000 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड होती है वो। मान लो 4 है तो 10,000, मैं तो 5,000 ज्यादा कम बोल दिया, 10,000 से 1 लाख तक मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है वो इलेक्ट्रॉन की। जब वो वायर ऐसी खाली रहता ना, जैसे अभी गर्मियों के सीजन में अगर मान लो आपने धूप में रख दिया वायर को, तो वायर में से करंट तो फ्लो नहीं होगा, पर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तेजी से आ जाएगी। क्यों? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बट क्यों तेजी से? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर मिला तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ तो इलेक्ट्रॉन आजाद हुआ, और आजाद हुआ तो वो घूमने लगा। सिंपल सा फंडा है। तो अब देखो, अब उसने क्या लिखा, व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर देन फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर मूव रैंडमली विद थर्मल स्पीड। मूव रैंडमली विद थर्मल स्पीड, याद रखना ये चीज। अब थर्मल स्पीड क्या है? दिस स्पीड, this speed is due to thermal energy. This speed is due to thermal energy, which is due to surrounding temperature, which is due to surrounding temperature. थर्मल स्पीड इज ड्यू टू सराउंडिंग टेम्परेचर। और उसके पास और एनर्जी देने का रिसोर्स कहाँ है? और कहीं से वो एनर्जी दे सकता क्या? नहीं। तो एक्सप्रेशन ये है थर्मल स्पीड 3kT/m, 3kT/m, और ये है रैंडम वेलोसिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम वेलोसिटी, अबंडेंट। इसको आप ये भी बोल सकते, बताओ, ये है रैंडम वेलोसिटी। के क्या होता है? हियर के इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हियर के इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, समझ लेना। ठीक है, थर्मल स्पीड है, इस पे क्वेश्चंस आते रिलेशन वाले, कि अगर इसका टेम्परेचर इतना है तो इसका टेम्परेचर इतना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट आता है एट रूम टेम्परेचर, at room temperature order of thermal speed is
10⁵ मीटर पर सेकेंड at room temperature. Order of thermal speed is 10⁵ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना? 10⁵ मीटर पर सेकेंड मतलब 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। 1,00,000 मीटर पर सेकेंड मतलब 100 किलोमीटर पर सेकेंड। 100 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब अभी सोचा और आंखें झपक के खत्म, बाहर। इंडिया के बाहर जाना कौन सी बड़ी बात है? 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से 10 सेकेंड में इंडिया के बाहर। बस 1,000 किलोमीटर के रेंज में रहना पड़ेगा तुम्हें। चलो, फिर ये आता है नेक्स्ट, आप देखना नेक्स्ट। ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग रैंडम मोशन, फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ लैटिस। लैटिस मतलब एक स्ट्रक्चर, कोलाइड विथ लैटिस मतलब वो सॉलिड एक पूरा लैटिस होता है। एंड विथ फिक्स्ड positive ions in lattice. Due to collision, direction of motion changes frequently. Direction of motion changes frequently. So, for electron, thermal speed same. Thermal velocity वो डिफर कर सकती है, डिफर ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन। ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन, ये चीज समझना। So for electron, thermal speed is equal to same, thermal velocity differ due to different direction. ये देखो उसने क्या लिखा, ड्यू टू रैंडम मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद लैटिस एंड विथ फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस इन लैटिस ड्यू टू कोलिजन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस फ्रीक्वेंटली। मतलब आप एक चीज समझो, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो कोलिजन के कारण ही तो चेंज होगा। मान लो भाई साहब, अकेला वो क्या एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है पूरे मेटल में, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है पूरे मेटल में, तो वो कोलिजन के कारण ही तो उसका डायरेक्शन बदल रहा है, और डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रही है। समझ रहे? यहां तक सबको समझ में आया? बोलो तो आप समझ लेना। सो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इन all possible direction. So during this random motion, average thermal energy या average thermal velocity is zero। क्योंकि अगर एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो नहीं रही तो करंट होगा, अगर वो जीरो है तभी तो करंट नहीं है, वो जीरो है तभी तो करंट नहीं है। समझ में आया? तो ये पॉइंट भी समझना है कि जब रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का तब करंट, अबे ऐसी गैर पड़ा हुआ वायर में क्या करंट आने लगता है? ऐसे क्या वायर को कभी टच नहीं किया क्या तुमने जिंदगी में? अगर वायर ऐसे रैंडमली कहीं पे भी वायर है उसको टच कर दो तो उससे करंट थोड़ी लगता, पर क्या उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता क्या? इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली मूव करता है, 1,00,000 मीटर पर सेकेंड के अंदर की स्पीड से इलेक्ट्रॉन अंदर मूव कर रहा है। इसीलिए तो आप कभी भी केमिस्ट्री में देखना इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात करते हो।
क्यू प्रोबेबिलिटी की बात करते, इतनी स्पीड है अगर उसकी तो उसको पकड़ कैसे पाओगे तुम, और कहाँ है ये थोड़ी मालूम। इसीलिए आप बोलते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। वो इस वजह से ही तो आप टर्म्स यूज करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि आप उसको पकड़ ही नहीं सकते कहाँ क्या है। तो आप डेंसिटी की बात करते हैं कि यहाँ ज्यादा डेंस दिख रहा, मतलब यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आया? ऐसी एक टर्म मैंने समझा दिया रिलेट करके कि स्पीड कितनी ज्यादा है उसकी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो। ड्यूरिंग रैंडम मोशन, ड्यूरिंग रैंडम मोशन net flow of charge, net flow of charge in particular direction, net flow of charge in particular direction through cross section of conductor, through cross section of conductor is 0. Through cross section of conductor is 0. So there is no flow of electric, no flow of electric current in, no flow of electric current in wire. उसने क्या बोला? ड्यूरिंग रैंडम मोशन नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0, सो देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर। सही है, समझ में आया कि अगर रैंडम मोशन है तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कोई करंट नहीं है उस वायर में। ठीक है, अब पॉइंट समझो, मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट टर्म आता है एक और, ये हर एक टर्म्स में आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूं। मीन फ्री पाथ, ये केटीजी में भी यूज होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन फ्री पाथ। इसका जो डेफिनेशन है वो पहले लिख लेते, आप पहले ढंग से इसको वीडियो को पॉज करके ये सब समझ लो क्या है क्या नहीं। जैसे मीन फ्री पाथ मत, इसका डेफिनेशन क्या होता है देखेंगे तो, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस traveled by free electron between two successive collisions is named as mean free path, is named as mean free path। बताओ क्या समझा आपको इसमें? जैसे ये टर्म में बच्चे बहुत काफी कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि आप समझ लो कि जैसे मान लो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो इधर गया टकराया, फिर इधर गया टकराया, फिर इधर गया टकराया, फिर इधर गया टकराया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है भाई साहब, उसने ये यहां से यहां टकराने में फ्री पाथ चला है लेमड़ा, यहां से यहां टकराने में फ्री पाथ चला है लेमड़ा 2, लेमड़ा 3, लेमड़ा 4, लेमड़ा 5, वैसे ही चलता गया है फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब बिना टकराए मैं कितना चल पा रहा, फ्री पाथ मतलब बिना टकराए मैं कितना चल पा रहा। ये लिख लेना बाजू में डेफिनेशन। फ्री पाथ मतलब बिना टकराए मैं कितनी देर चल, कितना डिस्टेंस चल पा रहा। टाइम बोलोगे थोड़ी, पाथ बोल रहे हो टाइम बोल रहे हो, ऐसा नहीं चलता। मतलब बिना टकराए मैं कितना डिस्टेंस चल पा रहा। तो अगर आप देखो इसको वायर में बना दो, तो एक आपका इलेक्ट्रॉन का वायर का डेफिनेशन बन गया। देखो
अगर आप इसको वायर में बना दो ये मोशन को, तो आप सीधा बोल सकते हैं लैम्बडा मीन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। सिंपल। तो मीन पाथ क्या होगा? लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3, टोटल डिस्टेंस तो इतना ही है ना, अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स मान लो n, नंबर ऑफ कोलिजन्स मान लो n। करेक्ट। तो ये मीन फ्री पाथ हो गया। ये है एक्चुअल मीन फ्री पाथ, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। तो पर्टिकुलर एक कोलिजन तक वो कितना डिस्टेंस चला वही तो आएगा। तो पर्टिकुलर एक कोलिजन तक वो कितना डिस्टेंस चला, ये डेफिनेशन आपको समझना इंपॉर्टेंट है, इसका इतना यूज नहीं आता है फिजिक्स में। करेक्ट। ये डेफिनेशन आपको समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ। मतलब फ्री पाथ क्या है? एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, वो बिना टकराए कितनी देर मूव हो सकता है। करेक्ट, ये फ्री पाथ। अब उसका एवरेज दैट इज मीन फ्री पाथ। अब उसका एवरेज दैट इज मीन फ्री पाथ। अब मान लो मैं 50 बार टकराया, पर 50 बार टकराने में मान लो मैं 5 बार टकराया, 5 बार, ठीक है। पहली बार मैं चला 10 मीटर, मान लो देखो यहाँ 10 मीटर, फिर चला 50 मीटर, फिर चला 40 मीटर, फिर चला 30 मीटर, फिर इधर आ गया वापस 50 मीटर। तो ये 1 2 3 4 5, 5 फ्री डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 1 40 80 80 और 100, 180। और कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए? यहां से जैसी मैं मूव हुआ, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 कोलिजन्स। तो मेरा मीन फ्री पाथ कितना आ गया? 3 और 3 6, 36 मीटर। क्या एक्चुअली कभी भी मैं मीन 36 मीटर चला था क्या फ्रीली? नहीं। 36 मीटर तो मैं कभी भी नहीं चला ना फ्रीली। बट ये कोलिजन के हिसाब से हमें ये चीज समझ में आ गई कि मीन फ्री पाथ इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम फ्री पाथ, इट्स अ एवरेज पाथ। मतलब ये बोल सकते हैं 36 मीटर एवरेज में चल रहा है। मतलब आप ये बोल सकते हैं ये 36 मीटर एवरेज में चल रहा है बिना कोलिजन के। अगर आपको एग्जांपल कॉपी करना है तो यू कैन कॉपी दिस एग्जांपल ऑल्सो। ये है आपका मीन फ्री पाथ। ठीक है, ये है आपका फ्री पाथ। आप एग्जांपल भी बोल सकते हैं ये सारे आपके फ्री पाथ। ये मीटर्स में लिया हुआ है मैंने, हाँ, ये मीटर में नहीं होता। थोड़ा सा भगवान से भी डरना, इलेक्ट्रॉन है वो। हाँ, बस मैंने आपको समझाने के लिए मीटर में लिया है, मीटर में नहीं होता वो। मतलब ऐसा अफसोस मत मना देना, अरे ये क्या कर रहे सर, इलेक्ट्रॉन दिखता भी नहीं। अब उसका कोलिजन मीटर में करवा रहे, मतलब उसको 50 मीटर तक का रास्ता फ्री दे दे रहे इलेक्ट्रॉन को, ऐसा कतई नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल को आप बस अपने नोटबुक तक ही रखना। मैं अपने नोट्स में तो बिल्कुल नहीं रखूंगा। मीटर में पागल है। मुजरिम करार दे दिया जाएगा मेरे को। सही है। अब आप एक चीज समझो कि जैसे मीन फ्री पाथ इज ऑफ एंगस्ट्रॉम ऑर्डर। मीन फ्री पाथ इज ऑफ एंगस्ट्रॉम ऑर्डर। मीन फ्री पाथ इज ऑफ एंगस्ट्रॉम ऑर्डर, मतलब 10⁻⁻10 ऑर्डर है वो। अब समझा ना भगवान से क्यों डरने बोला था मैंने? इट इज ऑफ 10⁻10 मीटर। ये है इसका मतलब। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। नेक्स्ट हेडिंग दैट इज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा? एवरेज टाइम
यहाँ सब एवरेज की ही बातें होती है, कोई एक पर्टिकुलर पाथ की तो आप बात करना ही सो डिफिकल्ट, आप देख ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन क्या है। यहाँ पे जो भी बात होगी इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे वो सब एवरेज बात होती है। एवरेज टाइम स्पेंड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव two successive collisions is named time of relaxation. Is named time of relaxation. Is named time of relaxation. टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू टोटल टाइम, मतलब कितने टाइम तक वो चला, अपॉन उस टोटल टाइम में उसके नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए। तो एक कोलिजन के लिए कितना टाइम लगा ये नहीं आएगा क्या, नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए, तो ये है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो आप सीधा बोल सकते हैं टाउ इज इक्वल टू T1। आप इसको इधर देखो, टोटल टाइम मतलब कितने कोलिजन उसने किए, T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 Tn अपॉन n, Tn अपॉन n, है कि नहीं। फिर आप एक चीज देखो, पहले कोलिजन के लिए उसने फ्री पाथ चला λ1 अपॉन स्पीड, थर्मल स्पीड कांस्टेंट रहती है, अभी बताया था मैंने, देखो थर्मल स्पीड रिमेन सेम। एक कोलिजन में जितना डिस्टेंस चला डिवाइड बाय इट स्पीड मतलब टाइम, प्लस λ2 बाय Vt प्लस λ3 बाय Vt λn बाय Vt n अपॉन n। सही है, तो ये चीज आपको समझना है। तो इसका सिंपल सिग्निफिकेंस फॉर्मूला क्या आया, 1/n λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λn अपॉन n, ये है टाउ। तो ये आ जाता है टाउ, टाइम फॉर रिलैक्सेशन इज, ये देखो ये Vt है, सॉरी ये Vt, तो ये देखना लेमडा एवरेज मीन फ्री पाथ अपॉन थर्मल स्पीड इज टाइम फॉर रिलैक्सेशन, इज टाइम फॉर रिलैक्सेशन, इज टाइम फॉर रिलैक्सेशन। सिंपल, आपको सारे कैलकुलेशंस तो समझ में आ ही गए होंगे। स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर आता है इसी में पॉइंट कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, where temperature increases time of tau decreases, टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ भाई साहब स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ी टाइम घटा, क्योंकि आपको मालूम है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस थर्मल स्पीड इंक्रीजेस, और थर्मल स्पीड इंक्रीजेस तो लेमडा टाउ डिक्रीजेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एट रूम टेम्परेचर order of time of relaxation is
10⁻⁻15 सेकेंड्स। समझ पा रहे हो? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन मतलब एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इतना कम होता है। तो ये आपके बेसिक 3 टर्म्स मैंने इस लेक्चर में खत्म किया आपके, जैसे थर्मल स्पीड, फिर मीन फ्री पाथ, फिर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ये सारे पार्ट्स आपको मैंने इस लेक्चर में समझाया, और करंट डेंसिटी भी मैंने आपको ये समझाया, सबसे मेजर पार्ट है इस लेक्चर का। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल पाई एकेडमी। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन।